अस्सलामुअलैकुम, आप देख रहे हैं बोल न्यूज़। मैं हूं मुदस्सर इकबाल। तहरीक अदम एतमाद के हवाले से बात होगी कि मौजूदा हुकूमत को आए 4 साल तकरीबन होने वाले हैं। 2018 के इलेक्शन के फ़ौरन बाद मुल्क की तमाम बड़ी सियासी जमातों ने हुकूमत का वजूद नाजायज़ करार देते हुए इसे तस्लीम करने से इनकार कर दिया था। मौलाना फजलुर रहमान का मौक़िफ़ था कि ये धांधली से आई हुई हुकूमत है। मौलाना ने PP और मुस्लिम नून को मशवरा दिया कि वो इलेक्शन नताइज को तस्लीम करने से इनकार कर दें, लेकिन दोनों ने ही मौलाना से इत्तफाक न करते हुए निज़ाम का हिस्सा बनकर ही इसके खिलाफ जद्दोजहद का आगाज़ किया। तीनों जमातों ने कौमी और सूबाई असम्बली में पहुंचकर हुकूमत को आज या कल चलता करने के बुलंदो बांग दावे किए और अब तक अदम एतमाद तक बात आ पहुंची है। हुकूमत और अपोजिशन के एक दूसरे पर लफ्ज़ी वार जारी हैं। दोनों ही जानिब से फतह के दावे भी किए जा रहे हैं। हुकूमती और अपोजिशन जमातों ने मुलाकातें और सियासी जोड़ तोड़ भी जारी है। वज़ीर आज़म की बॉडी लैंग्वेज बताती है कि उन्हें तहरीक अदम एतमाद से फ़िलहाल कोई खौफ नहीं है, लेकिन इस सारी सूरत हाल में जो ज़बान दोनों जानिब से इस्तेमाल हो रही है वो इंतहाई गैर मुहज़्ज़ब। हुक्मरान जमात पाकिस्तान तहरीक इंसाफ हो या फिर अपोजिशन जमातें तहरीक अदम एतमाद को लेकर काफ़ी संजीदा हैं। मामला कहाँ जाकर रुकेगा, ये इस वक्त $1 बिलियन सवाल बन चुका है। और जो इत्तेहादी हैं वो किस जानिब जाएंगे, अपनी ही जमातों के अंदर फूट के जो मामलात हैं वो किस तरह से रोके जाएंगे, आज हम इस पर बात करेंगे। इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं सीनियर एंकर पर्सन तजज़ियाकार जमील फ़ारूकी साहब। बहुत शुक्रिया जमील फ़ारूकी साहब, आपके वक्त का शहर इक़्तिदार में आप मौजूद हैं, तो क्या हवाएं चल रही हैं? क्या वज़ीर आज़म जो हैं वो कल की तकरीर में भी बड़े पुरएतमाद लग रहे थे और अपोजिशन भी बड़ी पुरएतमाद नज़र आ रही है कि तहरीक अदम एतमाद का मामला उनकी झोली में आकर गिरेगा फतह की सूरत में? देखें, प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान की जो कल की बॉडी लैंग्वेज थी, जो उन्होंने गुफ्तगू फरमाई है, बहुत सारे लोगों को एक एंगल से इसके ऊपर एतराज़ तो है और उसकी वजह यह है कि उन्होंने बराह रास्त इंस्टीट्यूशंस को टारगेट किया और ये कहा कि मौलाना फजलुर रहमान साहब के लिए जो लफ्ज़ वो इस्तेमाल करते हैं वो इस्तेमाल ना किया करें। तो एक एंगल तो ये है कि उनको ये बात पब्लिकली किसी जलसे के अंदर नहीं कहनी चाहिए थी। दूसरा एंगल ये है कि उन्होंने मुत्तहदा अपोजिशन और ख़ास तौर पर PDM का जो बयानिया था वोट को इज़्ज़त दो का, और वो इंस्टीट्यूशंस से डायरेक्टली बात नहीं करते ये कहने का, उसके ऊपर उसका तमाम रायता उन्होंने गिरा दिया है, यानी उसको कहीं का नहीं छोड़ा। इसीलिए कल मौलाना फजलुर रहमान साहब से जब एक सहाफ़ी ने सवाल किया क्या आपने चीफ साहब से प्राइम मिनिस्टर को यह कहलवाया कि आपने मौलाना साहब को वो लफ्ज़ नहीं कहना जो पब्लिकली कहते रहते हैं, तो उन्होंने कहा कि नहीं, मैंने तो कभी नहीं कहा। यानी जिनको तहरीक अदम एतमाद पर बात करनी चाहिए थी अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान, वो खान साहब के इन बाउंसर्स और यॉर्कर्स को डिस्कस कर रहे थे, तो डिफेंसिव मोड पे ले गए हैं किसी हद तक PDM को। अब शहर इक़्तिदार में क्या हो रहा है आपको बॉडी लैंग्वेज बता देती है हुक्मरान जमात के लोगों की और अपोजिशन की। प्राइम मिनिस्टर पाकिस्तान इमरान खान चाह रहे हैं कि तहरीक अदम एतमाद की जिस दिन वोटिंग हो उससे 1 या 2 दिन पहले D चौक इस्लामाबाद के ऊपर जलसा हो और पार शो। मेरे ख्याल में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने जितना बार बार दिखाया है उनको ये बताने की जरूरत भी नहीं है, चाहे पॉपुलैरिटी कितनी कम क्यों ना। और जितनी पॉपुलैरिटी कम हो रही थी महंगाई की वजह से, ये जो पिछली 3-4 स्पीचेस प्राइम मिनिस्टर ने मुख्तलिफ जगहों पर की हैं, मेलसी, फिर कराची के अंदर, फिर लोअर दीर के अंदर, उसने वो डेंट जो था ना, मुझे ऐसा लगता है कि उसको किसी हद तक कम किया। लोग फिर से उनके जो खास तौर पर कारकुनान हैं, मैं आम लोगों की बात नहीं कर रहा जो महंगाई के सताए हुए हैं, जो उनके पॉलिटिकल वर्कर्स हैं, वो चार्ज हुए हैं दोबारा से। अब शेख रशीद साहब इतने बबांगे दोहल नहीं बोलते, अगर उनकी बॉडी लैंग्वेज शेक कर जाए तो उससे पता चलता है कि हवाओं का रुख क्या है। शेख रशीद साहब ने गुज़िश्ता दिन कहा कि तहरीक अदम एतमाद नाकाम होगी, नाकाम होगी, नाकाम होगी, नाकाम होगी। 6-7 दफ़ा ये लफ्ज़ रिपीट किया। आज फिर वो ये कह रहे हैं कि जो अपोजिशन तहरीक अदम एतमाद लेकर आ रही है ये इसी तनख्वाह के ऊपर काम करेगी, बेहतर है कि ये तहरीक अदम एतमाद को वापस ले लें। अब मैं गुज़िश्ता दिनों आपकी बात कर रहा था सुलह सफाई के साथ आगे होना चाहिए। फवाद चौधरी साहब भी कह रहे हैं कि इतना आगे तहरीक अदम एतमाद के मामलात आ गए हैं, तलखियाँ इतनी ना हो जाएं कि मतलब लड़ाई करना तो आसान है लेकिन सुलह मुश्किल हो जाती है। तो ये 2 वफाकी वज़रा के बातें सुलह की जानिब भी आ रही हैं, तो इसका क्या मतलब है? देखें, तलखियाँ तो जो बढ़नी थी बढ़ गई हैं, जिस नहज तक जाना था वो जा चुके हैं,
लेकिन मैं लास्ट 2-3 ट्रांसमिशन में जब भी आपके साथ बैठा हूं या दीगर के साथ, जो ये एक बात हुई है हमारे दरमियान कि जो लूजिंग एंड पे होता है ना, वो अपने तमाम सोर्सेज इस्तेमाल कर रहा होता है। आज मैं एक आपको बड़ी खबर दे रहा हूं, गो के मेरे टीवी शो पे चलेगी रात 10 बजे, लेकिन मैं पहले बता रहा हूं कि एहसन इकबाल साहब आज हमारे शो पे होंगे। वो ये कह गए हैं कि हमारे यानी नून लीग के कुछ अरकान कौमी असम्बली को हुकूमत की जानिब से, खास तौर पर प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान की जानिब से 50 करोड़ से 1 अरब रुपए तक की ऑफर हुई है और उनको तोड़ने की कोशिश की गई है। हम बहुत इस वक्त डिस्टर्ब हैं। ये एहसन इकबाल साहब के जुमले थे। तो मैंने आपको लास्ट टाइम आपकी ट्रांसमिशन में ये बात की थी और ये बड़ी खबर है। पहले उन्होंने ये बात नहीं कही है कि उनके किसी मेंबर नेशनल असेंबली को इतनी ये पहले बड़ी ऑफर की हो, यानी 18 करोड़ तक की ऑफर्स। इमरान खान साहब ने, जमील, जब कल भी आपने जलसे में सुना, खान साहब कह रहे थे कि 20 करोड़ रुपए कहा, मैंने कहा भाई ले लो, कोई रिफाई काम कर लेना। और अब जो आप खबर दे रहे हैं, बहुत बड़ी खबर है कि हुकूमत जो है वो कर रही है, और वो भी एक जिम्मेदार आदमी, जनरल सेक्रेटरी पाकिस्तान मुस्लिम नून के एहसन इकबाल साहब, वो ये बात कर रहे हैं। तो इसका मतलब है कि दोनों जानिब इस किस्म की चीजें चल रही हैं। मैंने बड़ा क्रॉस एग्जामिन किया इस क्वेश्चन को, मैंने 4-5 दफा इंपैक्ट डालने की कोशिश की। आज रात 10 बजे चलेगा कि मैंने कहा कि ये आप मुस्तनद बात कर रहे हैं या सिर्फ उसको काउंटर करने के लिए जो खान साहब ने कहा कि 20-20 करोड़ 18 करोड़ की ऑफरें हमारे पार्लिमानी अरकान को हो रही हैं। तो कहते नहीं, हमें हुई है, हमारे लोगों को तोड़ने की कोशिश की गई, किसी को 50 करोड़ की ऑफर हुई है, कुछ को तो 1 अरब की ऑफर हुई है, और हम डिस्टर्ब जरूर हैं, और अगर तहरीक अदम एतमाद नाकाम हुई तो हम एक्सेप्ट नहीं करेंगे। तो मेरा सवाल यही था उनसे कि अगर कामयाब हो गई तो फिर, तो कहते फिर तो फ्री एंड फेयर हो गई। तो फ्री एंड फेयर की जो डेफिनेशन है वो अपोजिशन ने अपनी घड़ के रखी हुई है और फिर हुकूमत ने अपनी घड़ के रखी हुई है। तो मेरा फिर उनसे कहना यही था कि हुजूरे वाला, एवरीथिंग इज फेयर इन लव एंड वॉर, और पॉलिटिकल वॉर जो होती है उसके अंदर अगर आपके लिए हलाल है किसी को पैसे ऑफर करना, तो वो तो गवर्नमेंट पे है। तो उन्होंने ये एडमिट किया कि हमारे पास क्या है, हमारे पास अगर अपोजिशन ने कहीं से कुछ पैसे लिए हैं तो हुकूमत जो चला रहे हैं, प्राइम मिनिस्टर पाकिस्तान को एनजीओ तो नहीं चला रहे, वो मुल्क की तमाम इंटेलिजेंस एजेंसीज के सरबराह हैं, वो पब्लिक को बता दें कि कौन से मुल्क से ऑफर हमें फंडिंग हुई है, तो फिर हम भी उसका जवाब देने के लिए तैयार हैं, लेकिन इस तरह इल्जाम ना लगाएं। तो मैंने कहा आप भी बता दें कि आपके किस रुकने कौमी असेंबली को 50 करोड़ की ऑफर हुई है या 1 अरब रुपए की ऑफर हुई है, आप नाम ले दें। तो उसके ऊपर वो खामोश हो गए। तो ये मैं आपको बता दूं कि हॉर्स ट्रेडिंग तो हो रही है, पैसा चल रहा है। ये बात मैंने पहले भी कही थी कि लूजिंग एंड के ऊपर गवर्नमेंट होती है, उनको, वो गिविंग एंड के ऊपर नहीं होती। अपोजिशन का कुछ नहीं बिगड़ना, नौकरी जानी है तो प्राइम मिनिस्टर की जानी है, और जिसकी नौकरी जा रही होती है, जिसकी कुर्सी जा रही होती है, वो अपने तमाम वसाइल इस्तेमाल कर देता होता है। और इस हालत के अंदर, जबकि तारीख आपको यह बताती है कि कभी भी तहरीक अदम एतमाद प्राइम मिनिस्टर के अगेंस्ट कामयाब नहीं हुई, तो खान साहब भी अपने तमाम सोर्सेज फिर यूज कर रहे होंगे, लेकिन पार्लियामेंट यूज कर रहे होंगे। तो मुझे बड़ा टफ लगता है, ये विन विन सिचुएशन जरूर होगी। जी अच्छा जमील, एक चीज आप कह रहे हैं कि लूजिंग एंड पे हुकूमत होती है हमेशा से, क्योंकि लूजिंग एंड पे वहां पर ही मामला होगा, लेकिन वो अपने सारे ऑप्शंस तो इस्तेमाल करेंगे, लेकिन जो अहम ऑप्शंस हैं जिसमें इत्तेहादियों को मना सकते हैं, इत्तेहादियों को कुछ दे सकते हैं, इत्तेहादी आकर चौधरी शुजात हुसैन साहब अपनी अलालत के बावजूद इस्लामाबाद पहुंचे हैं, और कुछ खबरें ये भी थी कि खान साहब भी नाराज़ थे इस बात पे कि जनाब हमें कुछ कह गए हैं और इधर कुछ हो रहा है। फिर MQM के हवाले से भी आपने भी पढ़ा है कि कुछ अंदर खाते उनके भी मामलात चल रहे हैं अपोजिशन के साथ, कुछ वो गारंटियाँ भी ले रही हैं। तो इत्तेहादियों के हवाले से भी चीज़ें जब क्लियर नहीं हो रही, तो फिर कौन से ऑप्शन है जो खान साहब इस्तेमाल कर रहे हैं? ना अपने लोगों को वो मना पा रहे हैं, जहांगीर तरीन साहब, अलीम खान ग्रुप्स जो हैं उनको, तो वो कौन से ऑप्शन है जो खान साहब इस्तेमाल कर रहे हैं? देखें, पाकिस्तान की जो पॉलिटिक्स है ना, वो इवेंट ड्रिवन पॉलिटिक्स है। एक एक सेकंड के अंदर मोड़ आते हैं, और जब भी कोई राही मंजिल की जानिब जा रहा होता है तो उसके लिए मोड़ मैटर नहीं करते, मंजिल मैटर करती है। मंजिल अपोजिशन की भी प्राइम मिनिस्टर को हटाना है, और मंजिल प्राइम मिनिस्टर की भी अपनी कुर्सी बचाना है। हमारे साथ रहेगा शेख रशीद साहब, इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं, वफाकी वज़ीर दाखिला। बहुत शुक्रिया शेख साहब आपके वक्त का। सर, इस वक्त जो मामला है वो खासा गर्म हो गया है। अब आपने तो फरमा दिया है कि जो रेंजर्स है, FC है, पार्लियामेंट लॉज इस्लामाबाद में सिक्योरिटी वगैरह भी उसके हवाले की जा सकती है। तो सर, कोई ऐसे खतरात हैं कि किसी किस्म का कोई तसादुम हो? तसादुम का तो खतरा नहीं ना। आप देखें, अगर सिविल मलेशिया जिसकी इजाज़त ही नहीं है, आप वो ले आए, अंसारुल इस्लाम ले आए
और वहाँ एक्सरसाइज करें। इस्लामाबाद है, कोई बनाना स्टेट नहीं है, वो तो नहीं आने देंगे जी बिल्कुल। अभी तो लिहाज किया मौलाना साहब का कि वरना तो दहशतगर्दी के पर्चे देंगे। ये कालदम हो चुके हैं, कानून में इजाजत नहीं है। और एफ लगाएंगे 2-3 दिन पहले जब तारीख आ जाती है, रेंजर्स लगाएंगे, फुल प्रोटेक्शन देंगे लॉजेस को भी और पुराने MNA हाउसेस को भी और पार्लियामेंट को भी। कोई मजाक तो नहीं है ना कि मुल्क में चलना है, ये तसादम की तरफ नहीं जाना चाहिए। और सुलह सफाई से एक जमहूरी हक है, उनका आदम एतमाद लाएं और हारें और घर चले जाए और उसी पुरानी तनख्वाह पे काम करें जो उनका मुकद्दर है। ये कहना कि बाहर आए ना आए तो क्या बात कह रहे हैं फजलुर रहमान साहब जी। तो शेख साहब, लेकिन पीटीआई जलसा करने जा रही है और लोगों को कहा गया, इमरान खान साहब कल भी फरमा रहे थे कि डी चौक तमाम लोग अदम एतमाद से एक दिन पहले पहुंचेंगे। तो सर वहां फिर अपोजिशन ने भी ऐलान कर दिया आप करेंगे तो हम भी करेंगे, तो फिर सर उनको भी जगह दे देंगे जलसे की जी, उनको भी जगह दे देंगे, करें जलसे, क्या करना। सही वोट तो मेंबरों ने डालना चाहिए, 12 मेंबर कम होंगे। शेख साहब एक सवाल करना है। एहसन इकबाल साहब कह गए एक बहुत बड़ी बात, और वो कहते हैं कि हुकूमत की जानिब से, हुकूमती अराकीन की जानिब से नून लीग के अराकीन को 50 करोड़ से 1 अरब रुपए पर पर्सन ऑफर हुई है। आप इसके ऊपर क्या कहना चाहेंगे? पता नहीं, मैंने तो इतने बड़ी नोट देखे ही नहीं है। इतने सारे नोट मैंने कभी नून लीग की तरफ से, क्या कहा उसने, जरा नून लीग के मेंबरों को ऑफर हुई है? जी, नून लीग के मेंबरान को, नून लीग के साथ प्रोग्राम में और बिकने वाले किसी तरफ भी हों, उनकी मजम्मत होनी, ये जमहूरियत के लिए खतरा हो। अगर इस मुल्क में ये बिकने बकने का माहौल खत्म ना हुआ तो रहेगा नाम अल्लाह का। फिर यहाँ ये ना समझें कि पाकिस्तान एक एटॉमिक स्टेट है। और अभी देखें कल इंडिया ने जो मिसाइल, यानी उसकी टेक्नोलॉजी इतनी बोसीदा है कि भेजा मशरक की तरफ और जाता मगरिब की तरफ से है। उनकी सबमरीन हमने पकड़ी है 8 दिन पहले। ये मुल्क है, कैसे हो सकता है इतनी बड़ी ऑफर? तो फिर क्या कहूँ मैं तो। शेख साहब, आप आज कोयटा पे भी बात कर रहे थे कि इतनी तलखियां जो हैं वो ना बढ़ जाए, लेकिन तलखियां सर बहुत ज्यादा बढ़ गई हैं पिछले चंद दिनों से। तो ये जो बड़े दिन है, तलखियां कम करेंगे जी, हल्की फुल्की मौसीकी करेंगे, पक्का राग ना गाएं एक दूसरे के खिलाफ। क्योंकि अभी तो 7 दिन के बाद इजलास बुलाए जाने के 7 दिन के बाद वोटिंग होनी है। और फिर मैं आपको कमांड एंड कंट्रोल दफ्तर हमने बनाया है, मैं 7 दिन आपको कमांड एंड कंट्रोल दफ्तर से सच्ची खबरें दूंगा। शेख साहब, आप भी तहरीक अदम एतमाद वापस हो सकती है? शेख साहब, तहरीक अदम एतमाद वापस हो सकती है? वापस भी हो सकती है तहरीक अदम एतमाद? पाकिस्तान में हर चीज मुमकिन है। अच्छा। पाकिस्तान में कोई चीज ऐसी नहीं, बल्कि उनको वापस ले लेनी चाहिए। साफ लगा लें अपना और वापस ले लें, क्या है, मिल बैठे। और 1 साल इलेक्शन का रह गया, ये ना 10 साल सिलेक्शन के पीछे लगे रहें। और अकल का मुजाहरा करें सारे लोग, हम भी और वो भी। लड़ाई झगड़े से परहेज करें। लड़ाई झगड़ा जो है ना, वो इन हालात में काबिल कबूल नहीं है किसी को। तो शेख साहब, आप भी इत्तेहादी हैं, लेकिन आप तो कह रहे हैं कि खान साहब के साथ आप खड़े हैं, लेकिन बाकी इत्तेहादी फैसला नहीं कर पा रहे। काफ लीग होगी, JDA, BAP, MQM, क्या वजह है सर? हुकूमत कुछ दे नहीं पा रही है, ये इत्तेहादी कहीं और सोच रहे हैं? मैं तो सिर्फ MQM को जानता हूँ जी बचपन से। वो इमरान खान के साथ खड़ी होगी जब महाजर स्टूडेंट फेडरेशन थी, उस वक्त से मैं MQM को जानता हूँ। मेरा दिल कह रहा है वो नहीं कहीं जाते। बाकी जिसके पास 5 मेंबर है वो भी कहता है मुझे चीफ मिनिस्टर बनाओ। तो हर ख्वाहिश ऐसी के दम निकले। तो अब बताएं ना कि ऐसा तो नहीं हो सकता। हमें सोच समझ के और हौसले से अदम एतमाद को पहले निपटाना है। ये निपट जाएगा तो फिर देखेंगे सूबे में क्या होता है। तो सर, अलीम खान और जहांगीर तरीन, आपका सियासी तज्जिया क्या कहता है सर, कि वो भी फिर MQM की तरह खान साहब के साथ आएंगे या कहीं और सोचा जा रहा है? वो मुलाकातें भी कर रहे हैं? मेरे ख्याल में उन्होंने आज तक कोई इमरान खान के खिलाफ बात को नहीं। यहाँ बात उन्होंने खिलाफ नहीं की तो इसका मतलब गुंजाइश है। मेरी तो PTI पार्टी नहीं है, इमरान खान के मैं साथ हूँ। सो PTI को इन दोनों से बातचीत करनी चाहिए, कोई हर्ज नहीं। तो सर, आप मैं तो पहले दिन से कह रहा हूँ, मुझसे वैसे ही खफा हो जाते हैं कि जिसने आपके खिलाफ बात ही नहीं की आज तक, उनके खिलाफ अलीम खान और जहांगीर तरीन के खिलाफ के साथ बात करते क्या हर्ज है आपको?
अब मेरा सारा मटेरियल ना खत्म कर दें 3 सर। एक बार आखिरी सवाल सर, आखिरी सवाल कर लीजिए। आप पिंडी के एमएनए भी हैं सर, तो वज़ीर आला पंजाब जो हैं कि ये भी एक फार्मूले बन रहे हैं, बीएस की तस्दीक तरदीद भी आप कर सकते हैं कि वज़ीर आला पंजाब की कुर्बानी दे के मरकज़ में हुकूमत बचाई जा सकती है। सर ऐसी भी चीज़ें हो सकती हैं? अभी नहीं मुझे पता, इमरान खान का फैसला है। मैं सूबों की सियासत नहीं करता, मुझसे मरकज़ की बात करें। सही, सूबों की सियासत नहीं मैं करता। तो सर यहाँ फिर मरकज़ में अगर कोई वजारतें दे दिला के तो मामलात इत्तेहादियों के साथ सेटल हो सकते हैं। बाकी भाई साहब सियासत जो है बड़ी बेरहम चीज़ है, सेटल करें जिस तरह भी होते हैं, खरीदो फरोख्त ना हो। खरीदो फरोख्त जो है वो बहुत बुरी बात है। बहुत शुक्रिया शेख रशीद दाखिला, बता गए हैं बहुत सारी बातें हैं। और एमक्यूएम के हवाले से बहुत बड़ा दावा जमील फारूकी वो कर गए कि वो नहीं जाते, लेकिन एमक्यूएम की मुसलसल हो रही हैं, मुलाकात भी हुई है। और फिर अब जो ज़राए बता रहे हैं वो तस्दीक तरदीद के मामला तो बात के होते हैं, लेकिन ज़राए जमील जो बता रहे हैं कि वो तो जामिन के तौर पर भी नून लीग बनना जा रही है और वो चाह रहे हैं कि जो जो मुआहदा है वो रिटर्न में आ जाए। और एमक्यूएम के अंदर भी ये कहा जा रहा है कि 2 धड़े हैं, एक इमरान के साथ, दूसरा कह रहा है कि अपोजिशन के साथ जाया जाए। तो ये खासा मुश्किल एक मरहला है जो एमक्यूएम हो, काफ लीग हो, जेडीए हो या फिर बीएपी हो, उनके वक्त इस वक्त कि वो किधर जाना चाहेंगे और किधर उनको फ़ायदा होगा। देखें, मनाजिल के हुसूल में रास्ते और रास्तों के मोड़ मैटर ज़रूर करते हैं, लेकिन एट द एंड ऑफ द डे मनाजिल पे पहुंचना मैटर करता है। और अपोजिशन भी है तो उनकी मंजिल प्राइम मिनिस्टर की कुर्सी है, और प्राइम मिनिस्टर की इस वक्त जो मंजिल है उनके 5 साल मुकम्मल करना और अगले 5 साल के लिए अपने आप को तैयार करना है, जिसकी मुझे लगता है कि प्रैक्टिस उन्होंने शुरू कर दी है बीइंग प्राइम मिनिस्टर। तो ये जो छोटी मोटी चीज़ें हम देख रहे हैं कि एमक्यूएम उनके साथ रहती है नहीं रहती, काफ लीग का क्या होगा, लंदन के अंदर 3 बड़े सर जोड़कर बैठे हुए हैं, उनमें से कौन पाकिस्तान आ रहा है कौन नहीं आ रहा, लंदन प्लान का पाकिस्तान के ऊपर क्या इम्पैक्ट होगा, ये सारे रास्तों के मोड़ हैं जिनके ऊपर हमें इतना फोकस करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि हमें एट द एंड ऑफ द डे रिजल्ट देखना है। और रिजल्ट ढूंढने के लिए आपको किसी के मेहनत करते हुए को देखना ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, बल्कि उसके स्मार्ट मूव को देखना, उसकी बॉडी लैंग्वेज को देखना और यह देखना कि हिस्ट्री क्या कहती है और सिचुएशन किस तरफ से कैसे इवॉल्व हो रही है, उसके जरिए एनालिसिस किया जाता है। तो मेरे ख्याल में दोनों तरफ चांसेस 50-50 हैं, लेकिन क्योंकि गवर्नमेंट के पास तमाम वसाइल होते हैं और वो मेक एंड ब्रेक एट द एंड ऑफ द डे, एट द नेक ऑफ द आर कुछ भी कर सकते हैं। अपोजिशन भी कर सकती है, नो डाउट अबाउट दैट, लेकिन मेरे ख्याल में वो देने की पोजीशन में होती है, गवर्नमेंट ज्यादा देने की पोजीशन में होती है, इसलिए उनके पास एज है। इसको 50-50 की बजाय 60-40 कर लें, बाकी 7 दिन में हमें पता चल जाएगा। ये छोटी छोटी चीजें कि कौन किससे मिल रहा है, कैसे मिल रहा है, ये ड्रामाई मोड है एक ड्रामे के अंदर। एट द एंड ऑफ द डे सीन आखिर में खत्म कहाँ होता है वो मैटर करेगा। और मेरी अंडरस्टैंडिंग ये है, मैं काफी दिन से इस बात को बार बार कह रहा हूं क्योंकि मैंने हिस्ट्री पढ़ी, सारी चीजें डिटेल, ये कोई ख्वाहिश नहीं है जो खबर हम बनाना चाहते हैं, हमारी कोई ख्वाहिश नहीं है, लेकिन हिस्ट्री जो कह रही है उसके मुताबिक हमें लगता ही है कि खान साहब फेडरेशन को तो बचा पाएंगे, पंजाब को कॉम्प्रोमाइज करना पड़ेगा, कुछ ले कुछ दे वाली बात होती है। और अगर ये कर गए तो फिर खान साहब की अगली जो मूव होगी वो अगले 5 साल के लिए आना होगा। और मेरे ख्याल से कोई भी इतना बेवकूफ नहीं होता कि जलसों के अंदर इतने बड़ी बड़ी बातें कर जाए, आपके इंस्टीट्यूशंस के चीफ के मुतालिक डिस्कशन कर जाए, न्यूट्रियलिटी के ऊपर कमेंट कर जाए, कोई इतना बेवकूफ नहीं होता। मुझे तो कुछ और ही ये मामलात लगते हैं। ये 4-5 दिन के अंदर हुकूमत के जो इत्तेहादी हैं, जिसमें जीडीए भी है, जिसमें मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट और बीएपी है, उसके साथ ही कहा गया कि तमाम लोग जो हैं वो मुश्तरका तौर पर फैसला भी कर लें हुकूमत के हवाले से कि साथ चलना है या हुकूमत के खिलाफ आना है। जमील फारूकी ये भी एक बहरहाल इत्तेहादी जो हैं वो भी इत्तेहाद एक बनाकर फैसला कर सकते हैं। चारों जमातें हालांकि 5-5 सीट्स ही हैं, 5-6 के नंबर्स के हिसाब से, लेकिन बहरहाल वो एक गेम है, पूरी हुकूमत के साथ है, आज तक वो साथ रहे हैं, लेकिन इस वक्त वो अपना अपना वज़न, अपना अपना बार जो है वो भी दिखा रहे हैं बाकायदा तौर पर, हुकूमत को भी और अपोजिशन को भी अपनी तरफ भरपूर मुतवज्जे किए हुए हैं। देखें, सियासत नाम ही मफादात का है, और अगर कोई ये मशवरे दे रहा है कि खान साहब तुसी ये कर लो, तुसी ये कर लो, ये करेंगे तो इस तरह बच जाएंगे, ये करेंगे तो नहीं बच जाएंगे, कॉस्मेटिक मशवरे तो हो सकते हैं, लेकिन हर बंदा अपने मफादात देखता है।
हर पार्टी अपना फायदा देखती है। पाकिस्तान की सियासत पैसे की सियासत है। अब ये तीसरी दुनिया, चाहे वो इंडिया हो, बांग्लादेश हो, पाकिस्तान हो, इन ममालिक की सियासत में पैसा चलता है, पैसा मैटर करता है और अट्रैक्शंस मैटर करती हैं, जिसमें टिकट्स भी हो सकते हैं, ओहदे भी हो सकते हैं, पैसा भी हो सकता है, ये सारे मैटर करते हैं। ये लोग तो इन दिनों का इंतजार कर रहे होते हैं, ऐसे दिनों का इंतजार कर रहे होते हैं जिसमें पार्लियामान जमील, हम मजीद बात करते हैं। इस वक्त वज़ीर मुमलिकत बड़ा गर्म है, उसके हवाले से भी हम बात कर रहे हैं। लेकिन पंजाब में, क्योंकि अभी पंजाब की बात ही कर रहे हैं फ़ारूक हबीब जमील, तो पंजाब के हवाले से कोई तब्दीलियों की जो बातें हो रही हैं कि जनाब इधर से जो आप भी करते हैं कि पंजाब के अंदर कुछ कुर्बानी देकर मरकज़ में चीज़ें बचाई जा सकती है, लेकिन पंजाब में भी कुर्बानी के तो सवाल बड़ा अहम है कि खलीम खान ग्रुप है, जहांगीर तरीन साहब हैं, साथ ही परवेज़ इलाही साहब का मामला है। तो ये कुर्बानी किसके हक में होगी और किसको फिर नाराज़ किया जाएगा, ये भी तो सवाल बड़ा अहम है। असल में मसला ये है कि बकरे को खान साहब ने खामखा अहम बनाया हुआ है, इतना अहम है नहीं। अच्छा। तो बकरा कुर्बान हो जाएगा तो खान साहब के लिए मसला हल हो जाएगा और अपने ही अरकान असेंबली और अपनी ही पार्टी के जो लोग हैं उनको अगर वो मना लेते हैं तो बड़ा अच्छा हो जाएगा उनके लिए। बकरा तो ज़िबा हो जाएगा, कुर्बान कर देंगे, लेकिन सर गोश्त किसको जाएगा और खाल किसके हिस्से में आएगी, सवाल तो ये है। वो सवाल का जवाब सिर्फ इतना है कि कद्दू कटेगा तो सब में बटेगा। यहाँ अच्छा। ये ऐसा कुछ नहीं है कि किसी एक को फायदा पहुंचने जा रहा है, इसका तमाम तर फायदा मुख्तलिफ लोगों को होगा। बट अगेन, मैं अभी थोड़ी देर पहले कुछ चीजें देख रहा था कि जी काफ लीग ने ये कह दिया, खान साहब तुम ये कर लो तो ये ठीक हो जाएगा, तो वो MQM ने ये कह दिया। और भाई पाकिस्तान जैसे ममालिक की पॉलिटिक्स मफादात पर मबनी होती है, इसमें बहुत सारी चीज़ें होती हैं जो अट्रैक्शन की सूरत में इत्तेहादियों को आपके साथ बांधे रखती हैं। आप रिक्वेस्ट की जाती हैं जो कि बेसिकली ब्लैकमेलिंग होती है और बेसिकली होती डिमांड है। उसमें कभी पोजीशन मांगी जाती है, कभी मिनिस्ट्री मांगी जाती है, कभी पैसा मांगा जाता है, कभी पार्टी में ओहदा मांगा जाता है, कभी किसी सूबे में ओहदा मांगा जाता है, कभी विफाक में ओहदा मांगा जाता है और कभी फिर यह भी कहा जाता है कि इतने पैसे भी दे दो। तो ये सारा होता है और हॉर्स ट्रेडिंग हिस्सा है पाकिस्तान की पॉलिटिक्स का। अगर खान साहब कहते हैं कि सिर्फ अपोजिशन करती है तो वो गलत कहते हैं, और अगर अपोजिशन कहती है कि सिर्फ हुकूमतें करती होती हैं तो वो भी गलत कहते हैं। तो कहीं ना कहीं गिव एंड टेक से ही उनको बचाना होगा और मेरे ख्याल में पंजाब के अंदर सारा गिव एंड टेक होगा। फेडरेशन के अंदर जो गिव एंड टेक की सिचुएशन डेवलप होती हुई आज से 5 दिन पहले, आने वाला जो कल है उसमें वज़ीर आज़म जलसे में आएंगे हाफिज़ाबाद में, और वो बता रहे थे कि इस वक्त कितना हाफिज़ाबाद में तामीर और तरक्की का काम हुआ, लेकिन दावा उन्होंने किया कि तहरीक अदम एतमाद नाकाम होगी। जमील फ़ारूकी हमारे साथ मौजूद हैं। जमील, ये पंजाब के हवाले से जो अभी एक सवाल भी हुआ है, ख़ास तौर पर गुजरांवाला डिवीज़न है या फिर फैसलाबाद डिवीज़न है, वहाँ पर बाकायदा तौर पर नाराज़ हैं अरकान असम्बली जो MNAs भी हैं, MPs भी हैं, और वो धड़ेबंदियों में भी हैं, और वो बाकायदा तौर पर अगले आने वाले दिनों में अपने इलेक्शन की तैयारियां किसी और तरह से कर रहे हैं। तो इत्तेहादियों को मनाते मनाते अपने हाथ से ना निकल जाएं, इस पर बात करने की बड़ी ज़रूरत है। वज़ीर आज़म साहब या पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की अपनी पार्टी जो अभी तक बहरहाल नहीं शुरू हुई है, ये एक अलमिया चल रहा है हुकूमत के साथ। जी बिल्कुल चल रहा है, और उसकी वजह सिर्फ और सिर्फ वो वाली टीम जो प्राइम मिनिस्टर पाकिस्तान इमरान खान के इर्द गिर्द मौजूद रहती है, उन्हें सब अच्छा होने की तफसीलात बताई जाती हैं। ये बताया जाता है कि तमाम पाकिस्तान के अंदर बस आप ही आप हैं। और मुझे इट रिमाइंड्स मी ऑफ जनरल परवेज़ मुशर्रफ, जब वो डिजिटल मीडिया के ऊपर चंद लाख फॉलोअर्स की वजह से पाकिस्तान वापस आए और उन्हें सही भरी, तो उन्होंने कहा कि मैं जाऊँगा तो लाखों लोग मेरा इंतज़ार कर रहे होंगे। तो खान साहब की टीम में भी बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो उनको मिसगाइड करते हैं। तो बिल्कुल आपकी बात दुरुस्त है, जो फ़ारूक हबीब साहब से सवाल किया गया वो हकायक पर मबनी है। फैसलाबाद के अंदर, हाफिज़ाबाद के अंदर, गुजरांवाला के अंदर लोग शदीद नाला हैं पॉलिसीज़ की वजह से। प्राइम मिनिस्टर पाकिस्तान इमरान खान के इर्द गिर्द जो उनके गलत बयानी करते हैं, वो गलत बातें आगे जाकर बताते हैं, उनकी कोई सुनवाई नहीं होती, उनको कोई वसाइल नहीं दिए गए। MNA के खास फंड्स होते हैं, वो इत्तेहादियों को तो नवाजे गए, लेकिन अपनी पार्टी के जो अरकान थे उनमें से किसी को कुछ नहीं दिया गया। उनके इलाकों के अंदर जब वो अपने हलके के अंदर जाते हैं तो आगे लोग उनकी बात नहीं सुनते। और सोने पे सुहागा, जो महंगाई हुई, जिस तरह से मुसलसल पेट्रोलियम प्राइसेस बढ़ती रही हैं वक्त के साथ साथ, और दीगर अशिया की कीमतें बढ़ी हैं,
उसने उनका जीना मजीद मुश्किल कर दिया है। ये बड़ा मुश्किल होगा, क्राइसिस फेज में होंगे, खासतौर पर अपर पंजाब के ये इलाके। जब इलेक्शन कैंपेन के अंदर ये अपने हलकों में जाएंगे तो इनको लग पता जाएगा। तो दिस इज द हाई टाइम फॉर द प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान एज वेल कि अपने इर्द गिर्द जो लोग उन्हें सब अच्छा की मुबारकबाद देते रहते हैं, और बता खासतौर पर शहबाज गिल साहब, मैं नाम ले दूंगा, मुझे पता है कि कौन उन तक खबरें बड़े डिफरेंट अंदाज से पहुंचा देता है, तो उनको अब डायरेक्टली ग्रास रूट लेवल पे जो उनका एमएनए है या उससे भी नीचे बल्दियाती लेवल के ऊपर जमील, असल में मामला ये है ना कि उन्होंने अपने अगले आने वाला इलेक्शन लड़ना है, और उस इलेक्शन में दो तरह के लोग हैं। एक पार्टी वोट पर या वो उस हवा पे जो हवा चल रही होती है उस हवा के साथ होते हैं, लेकिन बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिनकी अपनी सीट्स होती हैं, जिसे इलेक्टेबल्स के लफ्ज़ इस्तेमाल करते हैं। तो लगारी साहब हमारे साथ मौजूद हैं। लगारी साहब, हम अपर पंजाब की बात करें, वहाँ लोग इसलिए तैयारियां कर रहे हैं कि इलेक्शन लड़ना है तो आवाम के साथ खड़े होकर इलेक्शन लड़ा जा सकता है, लेकिन हम जनूबी पंजाब का भी थोड़ा सा अहाता करेंगे कि वहाँ तो सर बहुत सारे ऐसी सीट्स हैं जो उन लोगों की बड़ी मजबूत सीट्स हैं। 80 to 90% तो वो समझें कि उनका अपना वोट होता है, फिर बाकी 10 to 20% वो जीत हार में तब्दील होता है। तो वहाँ तो लोग पहले ही फैसले कर चुके हैं कि अगले आने वाले इलेक्शन में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के साथ नहीं जाना किसके साथ है ये बात की बात है, लेकिन अब फिलहाल वो लोग जान छुड़ाने की कोशिश कर रहे हैं। क्या ऐसा ही है सर? मेरे ख्याल में ये जो ट्राइबल चीफ्स हैं दरगाह खान डिवीजन के और बहावलपुर डिवीजन के जो अहम लोग हैं वो तो बड़ी हद तक इनके साथ आखिर तक जो रह सकेंगे। और मैं फिर भी हूँ मशकूक के कुछ लोग ऐसे हैं कि जो बिल्कुल करीब है, वक्त में साथ उनका छोड़ सकते हैं। मुझे अब भी यकीन नहीं है कि उस वक्त तक जबकि इलेक्शन का प्रोसेस हो और हुकूमत अगर वोट ऑफ कॉन्फिडेंस कामयाब हो जाता है तो मैं इस बात का कि खुसरो बख्तियार भी खड़े रहेंगे। मुझे इस बात का यकीन नहीं है। मुझे इस बात का यकीन नहीं है कि उस्मान बुज़दार के अलावा और कौन खड़ा होगा, मैं बिल्कुल नहीं कह सकता। मैं नहीं कह सकता हूँ कि ख्वाजा शिराज खड़े होंगे या नहीं खड़े होंगे। मैं नहीं कह सकता हूँ कि जाहिद मज़ारी खड़े होंगे या नहीं खड़े होंगे, और अपना जो जाफर लगारी हैं वो खड़े होंगे या नहीं खड़े होंगे, नसरुल्लाह दुई खड़े होंगे या नहीं खड़े होंगे। इन लोगों के बारे में आप बिल्कुल नहीं कह सकते। इनकी अपनी सीटें हैं और वो उस पार्टी की तरफ जाते हैं। उनका ट्रैक रिकॉर्ड ये है कि जाफर लगारी ने 6 दफा या 7 दफा इलेक्शन जीता और उन्हें हर टिकट पर इलेक्शन जीता। पीपल्स पार्टी के टिकट पर जीता, नून लीग के टिकट पर जीता, काम लीग के टिकट पर जीता, पीटीआई के टिकट पर जीता। उन्हें कोई जरूरत नहीं है कि वो जब देखें कि कश्ती डूब रही है तो उसके साथ वो बैठे रहे हैं। तकरीबन तमाम फ्यूडर्स जो हैं ये किसी कीमत पर उस कश्ती में नहीं बैठेंगे कि डूब रही होगी। और इसी तरह से बहावलपुर डिवीजन के मैं एक हल्के का आपको बताऊं, एक तो ये कि रहीम यार खान ऑलमोस्ट वैसी पीपल्स पार्टी का है, और आखिरी जो एक जगह पर जहां पर वो पीटीआई ने सीट ली थी, मखदूम अहमद आलम अनवर के बेटे जो है वो आए थे, तो मखदूम अहमद आलम अनवर जो है वो एक्सपेरिमेंट होने जा रहे हैं और पार्टी में। मैं उसका लगारी साहब, तो फिर ये क्या यही वजह है कि तारिक बशीर चीमा साहब जो हैं वो सबसे आगे हैं कि हुकूमत से वो नाला भी होते हैं, हुकूमत से अलहदगी भी चाहते हैं, और हुकूमत की वजारत के भी उन्होंने 3.5 साल मज़े भरपूर लिए हैं, तो वो भी बहावलपुर डिवीजन से हैं, वो अपनी सीट भी रखना चाहते हैं। कुजा के वो सिर्फ 6000 की लीड से बमुश्किल जीते हैं, लेकिन बहरहाल वो अपनी सीट को भी काबू करना, हुकूमत के साथ रहना, अब एंड टाइम पर हुकूमत से अलहदा होना, वो भी इसी तरह की कुछ प्लानिंग कर रहे हैं। फिर वो चीमा साहब के पास पार्टी कोई नहीं, ओरिजिनली तो ये पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के कारकुन थे और इन्होंने जेल वेल भी काटी, मुश्किलात भी देखी, और फिर इसके बाद वो नवाब बहावलपुर को हरा कर डिस्ट्रिक्ट के नाजिम भी बने, डिस्ट्रिक्ट काउंसिल के चेयरमैन भी बने, डिस्ट्रिक्ट काउंसिल के चेयरमैन भी बने। तो आपको मालूम नहीं कि जब ये नवाब बहावलपुर का बेटा शामिल हुआ इसकी पीटीआई में, तो ये सारे वजीर जो हैं और सारे अरकान जो हैं कौमी असम्बली के वो नहीं शरीक हुए। यानी जो पीटीआई के अरकान थे वो भी, मैं बता रहा हूँ ना कि डूबती कश्ती में फारूक आजम मलिक कैसे बैठेंगे, अवैसी खानदान कैसे बैठेगा, गिलानी खानदान कैसे बैठेगा, जो शरीफ का खानदान है वो कैसे बैठेगा? बिल्कुल नहीं बैठेंगे ना। वो ये जो इस वक्त सिटिंग एमएनए हैं जो पीटीआई की टिकट पर हैं वो जाएंगे या तो पीपल्स पार्टी में या फिर नून लीग में जाएंगे, और अवैसी भी इसी तरह करेंगे।
फारूक आजम मलिक हमारे दोस्त हैं, वो भी इसी तरह करेंगे। वो पीपल्स पार्टी में रहे, वो आजाद इलेक्शन जीते नवाब बावलपुर की मदद से, और नवाब बावलपुर की कोई से नहीं है वहां पर, उनका नहीं रह सकता, कोई बंदा भी वहां नहीं जीत सकता है उनकी शाबाश से या उनकी पष्ट बनाई से। तो वो तो एक, फिर उन्होंने क्या किया कि अपने बेटे को दे दिया था कि तारिक बशीर चीमा को इसको सियासत सिखाएं, नवाब बहावर अब्बासी को सियासत सिखाने के लिए तारिक बशीर चीमा के पास भेजा था। तारिक बशीर चीमा जो है काफ लीग में खड़े हुए हैं और वो रहेंगे काफ लीग में उस वक्त तक रहेंगे कि अगर मजबूत पार्टी में उन्हें कहीं जगह मिलेगी तो वहां जब यहीं खड़े रहेंगे, और उनको ये अंदाजा है कि उनकी बात वहां मानी जाती है और सुनी जाती है। और वोट बैंक जितना भी है वो एक सेटलर का वोट बैंक है, वो उसका अपना है, और उस बुनियाद पर वो यजमान की तहसील यजमान जिला बहावलपुर की वो सीट वो जो वहां से वो निकाल देते हैं, और वो अगर एतराज एहसन को भी ले आते हैं तो 76,000 वोटों से जितवा देते हैं। और वहाँ पीपल्स पार्टी का वोट भी होता है और इनका अपना वोट भी होता है, 40 से 50,000 वोट इनका अपना है, तो अपना वोट भी लेते हैं और उसके बाद जो है वो पार्टी का वोट भी लेते हैं। अगर पीपल्स पार्टी की दोबारा बाहर आई तो हो सकता है कि पीपल्स पार्टी में जुड़ जाए, हो सकता है यही खड़े रहें काफ लीग में। तो मेरा ख्याल है कि डिवीजन जो है वो इनके हाथ से ये डिवीजन। अच्छा सही लगारी साहब, हम इस पे थोड़ा सा तज्जिया काफली के हवाले से भी करते हैं, लेकिन खबर अब नाज़रीन को है कि हुकूमत की इत्तेहादी जमातें इस मुताल्लिक क्या मुश्तरका कोई फ़ैसला करती हैं या हर इत्तेहादी जमात का फ़ैसला अलग होता है, और हुकूमत अपने जो अरकान हैं उनको किस तरह से और कैसे और कब तक मनाने में कामयाब होगी। लेकिन अपोजिशन के साथ जो राब्ते हैं उन राब्तों में क्या वाकई को तेज़ी आ रही है और अपोजिशन वाकई विन विन सिचुएशन की जानिब जा रही है या नहीं, ये अगले चंद दिनों में अब फैसला होने की भी तवक्को है। नज़ीर लगारी साहब आपका बहुत शुक्रिया, जमील फारूकी साहब आपका भी बहुत शुक्रिया, आप हमारे साथ दोनों अहबाब मौजूद थे। ट्रांसमिशन में मुदस्सर इकबाल को इजाज़त दीजिए, अपना ख्याल रखिएगा, अल्लाह हाफ़िज़। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।